विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે पाठ 21 क्रांतिकारी चंद्रशेखर का बचपन ए पाठनी चर्चा करीशुं। बच्चा शब्द का भाववाचक है बचपन। क्रांतिकारी किसे कहते हैं? जो लड़ाई के समय हथियार से काम लेते हैं उसे क्रांतिकारी कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम आपकी जबान पर भी होगा, आप इनसे परिचित भी होंगे और फिर भी हम उनके बचपन के बारे में कुछ बातें करेंगे। उनकी देशभक्ति कैसी थी ये हम सोचेंगे, समझेंगे, ताकि हमारे अंदर भी देश भावना पैदा हो जाए। चंद्रशेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी के हिमायती थे। बचपन के उनके जीवन का कुछ ऐसा अंश उनको इस उपन्यास में लिखा गया है। शुरू करते हैं शेखर के बचपन की कुछ बातें। विद्यार्थी मित्रों, देश प्रेम से ऊंचा कोई प्रेम नहीं है। अपना माता पिता, संबंधी, पड़ोसी, मित्र और अपना निजी प्रेम से भी ऊपर आता है देश प्रेम। तो शुरू करते हैं। असहयोग की एक लहर आई यानी एक समय था ऐसा, ब्रिटिश का शासन था हमारे देश में और उस समय असहयोग की लड़ाई लड़ी जा रही थी और देश पूरा इस लड़ाई में बह गया था। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी उम्र का पता अभी तो नहीं लगा है, पर बचपन की बात है तो हम जरूर सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि इतने बचपन के समय में भी उनके मन में अपने देश के प्रति कितना प्यार था। वे बच्चा था इसीलिए लड़ाई तो नहीं कर सकता था, पर घर में भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वे अपने मन को खे रहा था। खेना એટલે ખેડવું, मनने ए तरफ ले जाओ। कई तरफ? आज़ादी की लड़ाई तरफ। तो अपने मन को खेकर उसने क्या किया? उसने विदेशी कपड़े उतारे। कपबोर्ड में जो थे विदेशी कपड़े, वो विदेशी कपड़े कपबोर्ड से उतार कर रख दिए। 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास रखे। देशी यानी खद्दी के कपड़े, कॉटन के कपड़े जो अपने हाथों से बुना जाता था उस समय। 2-4 कपड़े वे रखे, बाकी के जो विदेशी कपड़े थे उसने बाहर कर दिए और देशी कपड़े ही पहनने लगे। शुरुआत हो गई उनके असहयोग की लड़ाई में अपना सहयोग देने की। कैसे सहयोग शुरू किया उसने? विदेशी कपड़ों का त्याग किया और अपने देश में बनने वाले देशी कपड़े पहनना शुरू किया। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि 2-4 कपड़े थे। फिर कहीं पर अच्छी जगह पर जाना होता है तो भी कपड़े चाहिए था, तो उसने तो बाहर जाना भी छोड़ दिया। यहाँ तक उसके हृदय में अपने इस देश के प्रति और लड़ाई के प्रति इतना आक्रोश था, देश के प्रति प्रेम था, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुँचती, क्या करता भी?
ऊपर के माले पे मंजिल पे जाके खिड़की से देखता, दूर दूर तक उनके बहुत से लोगों की आवाज़ सुनाई देती और उन तक पहुँचती। क्या पुकारा जाता? गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। गांधी जी की बोलबाला, गांधी जी की सहयोग की लड़त में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था। बाहर से खिड़की से खड़े रहकर दूर से आवाज़ जो आ रही थी लोगों की, क्या आ रही थी? गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। तब उसके प्राण पुलकित हो गए। प्राण पुलकित होना मुहावरा है। खुश होना, खुश होना। और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। उसका मन भी बोल उठा, उसने भी पुकार शुरू कर दी, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। इससे आगे वह जा तो नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी। अनुमति यानी रजामंदी, परमिशन, अनुमति, रजामंदी अथवा परमिशन। घर से छुट्टी नहीं मिल रही थी कि वे ऐसी असहयोग की लड़ाई में भाग ले। बच्चा था इसीलिए उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। बहुत अच्छी बात कही लेखक ने, सच्चिदानंद जी ने। कभी कभी हमें भी माता पिता किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, कहीं जाने के लिए रोकते हैं, क्योंकि ये उनका काम है। हमें सचेत करते हैं और मर्यादा कहते हैं जिसे, माता पिता उस मर्यादा को बताकर हमें ऐसे काम करने से रोकते हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगते हैं। ये इसे अंकुश कहते हैं, अंकुश। अंकुश, प्रतिबंध क्या कहते हैं? प्रतिबंध। हम पर भी अंकुश है, हमसे भी जो बड़े हैं उनका अंकुश हम पर होता है, उनकी देखरेख हम पर होती है। हम क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ऐसी बातों के लिए हमें अपना अंकुश माता पिता लाते हैं, हम पर लाते हैं। यहाँ पर भी उसके माता पिता का अंकुश था, बाहर नहीं जा सकते थे। कभी दूर से, हाँ, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त, माँ के अलावा सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी थी, मतलब एक कमरे में बैठी थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे, इकट्ठे किए और नीचे की खुली जगह पर ढेर लगा दिया। क्या किया? माँ घर में थी और कोई घर में था नहीं। तब उसने ये लड़ाई यहाँ से शुरू कर दी, घर में ही, बाहर तो जाना था नहीं। तो जिसके कमरे में जितने विदेशी कपड़े थे खुली जगह पर लाकर रख दिया। शेखर ने फिर क्या किया? फिर लैंपे लाकर, वो लैंप है ना जिससे दिया जलता है, क्या बोलते हैं उसे? मिट्टी का तेल, केरोसिन। लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला। तेल का भी पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी।
फिर भी वो दिया जलाते हैं ना केरोसिन से, मतलब मिट्टी के तेल से, वे उंडेल दिया कपड़ों पर और आग लगा दी। किसे आग लगा दी? विदेशी कपड़ों पर। आग एकदम भड़क उठी, शेखर का आह्लादक भी भड़क उठा, खुश हो गया वे। वो आगे के चारों ओर नाचने लगा, गला फाड़ फाड़ कर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए। कैसे? लाल हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। उसने जो काम करना था वो कर दिया था। काम क्या था? विदेशी कपड़ों का त्याग करना था। जो उनके घर में कपड़े थे उसने लाकर जला दिए। उसने लड़ाई शुरू कर दी अंग्रेजों के विरुद्ध। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। मुहावरे मतलब विरोधी शब्द है। दुश्मन, दोस्त, देशी, विदेशी। घृणा, प्रेम। घृणा का विरोधी है प्रेम। शेखर के मन में क्या था? किसके लिए घृणा थी? विदेशी मात्र के लिए, विदेशी चीज हो या विदेशी व्यक्ति हो। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, मतलब आतंक भी भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। पुरानी ये भी विरोधी है, पुरानी नई। और मेरा है ये। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करवाने को कहते हैं। उसके घर में अंग्रेजी भाषा का चलन था। थे तो इंडियन, पर अंग्रेजी का प्रभुत्व माता पिता के अलावा उनके भाइयों में भी था। माता पिता चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा बोलनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, पर शेखर का मन नहीं था अंग्रेजी बोलने का, क्योंकि वे तो देश प्रेमी था और विदेशी चीज क्या, विदेशी व्यक्ति क्या, विदेशी भाषा का वे तिरस्कार कर रहा था। यह भी कि वह शैशव से बचपन से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी, ईसाई क्रिश्चियन आया यानी पढ़ाने वाली स्त्री, महिला, और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था वह अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ भी नहीं, पढ़ाता कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता था। इसके लिए तो उसे रखा गया था उनके माता पिता ने, उनके खास तौर पर उनके पिता ने अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए, सिखाने के लिए। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है, अंग्रेजी है, इतना अंग्रेजी सीखना होता है तो हम सबसे पहले सीखते, जो हम सबसे पहले सीखते हैं तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा हुई ना, और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत ही सख्त धक्का पहुंचा। उसे लगा कि मातृभाषा हमारी हिंदी है, गुजराती है, अंग्रेजी नहीं है। इसीलिए उनके आत्मा को ठेस पहुंचा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ वह उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। माँ क्यों कहूँ उसे? उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में भी अंग्रेजी शब्द निकालने लगे।
हम लोग आज क्या कर रहे हैं, सभी बातों में गुजराती बोलते हैं तो भी हिंदी बोलते हैं तो भी अंग्रेजी शब्द को डालते हैं। हम समझते हैं कि हमारी बातचीत में अगर अंग्रेजी शब्द आए तो हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इतने सालों के बाद भी हम आज़ाद हैं, फिर भी अंग्रेजी भाषा को नहीं छोड़ते। आजकल सीखना ज़रूरी है, इसीलिए तो सीखना ही पड़ेगा। उसका आज मैं विरोध नहीं करूँगी, पर उस समय तो इतना विरोध था कि मत पूछिए। वे क्या करने लगा, बातचीत में अंग्रेजी शब्द जो बोलते थे वे भी निकालने लगा और अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यास को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। जीवन में देखे एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसीलिए उसे लिखने में कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। दिखे हुए नाटक को, दिखे हुए एक खेल को उसने नाटक बना दिया। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। नाटक क्या था, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, विदेशी माल और विदेशी मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर उस दूसरा गाल आगे करना। गांधी जी की बातें तो आपने बहुत ही सुनी होगी। गांधी जी ने हमें एक सबक दिया था कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी आगे करना चाहिए। हमेशा समझते हैं कि दूसरा गाल आगे करेंगे तो दूसरा भी लगा देंगे कोई। आज लोग ऐसे हैं, कोई गांधीगिरी नहीं कर रहा है, गांधी के मार्ग को कोई अपना नहीं रहा है। जो अहिंसक व्यक्ति हैं वे दूसरा तमाचा मारने से रुक जाएगा। ये गांधीगिरी है। गांधी जी ने यही बात हमें समझाई है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। इसीलिए ये इस नाटक में उन्होंने दूसरा गाल भी आगे करने की बात को नाटक बना लिया था, नाटक में रख दिया था। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूर्ण हो जाता है यहाँ पर और हम भी यहाँ पर अपना पहला लेक्चर पूर्ण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप बुक्स लेकर ही बैठना, बार बार प्रकरण को पढ़ना, कुछ बातें कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं उनको भी पढ़ना, ध्यान में रखना और अच्छी तरह लिखना। अपने नोटबुक में प्रश्न बनाकर भी आपको लिखना है। एक एक वाक्य के एक एक लाइन से प्रश्न बनाना है और जवाब लिखना है। और दूसरे लेक्चर में हम बाकी की बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।